माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि जो लास्ट टाइम के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री है उस फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे हम प्रिपरेशन करें उसकी, और क्या जो चैप्टर है वो कौन से चैप्टर के अंदर कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज आता है। करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर अपन यही देखेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये अपन को फॉलो करना है इस लास्ट टाइम के अंदर। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था तो उस समय मेरे जो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, फिजिकल केमिस्ट्री मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे मेरे एग्जैक्ट क्वेश्चन सही थे, एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं था। तो इसी के बेसिस पे अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर दो जो मतलब 11th वाला पोर्शन और 12th वाले पोर्शन, दो पोर्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो 12th वाला पोर्शन की अगर बात की जाए, 12th वाला पोर्शन मतलब 11th वाले पोर्शन के कंपैरिजन में काफ़ी इजी है 12th वाला पोर्शन। और अगर सबसे पहले बात की जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से जो चैप्टर है वो इंक्लूड होते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ तो 11th केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। तो 11th वाली जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर सबसे पहले एक स्टेट ऑफ मैटर है, वो एक चैप्टर आता है स्टेट ऑफ मैटर। करेक्ट। एक जो चैप्टर आता है वो आता है मोल कंसेप्ट। करेक्ट। और एक चैप्टर आता है वो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एक चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स, और एक चैप्टर आता है इक्विलिब्रियम। करेक्ट। ये है 11th केमिस्ट्री के चैप्टर। सबसे पहले मैं बात करूं मोल कंसेप्ट के बारे में, तो मोल कंसेप्ट एक बढ़िया टॉपिक है और इसके कंसेप्ट है वो हमें आगे जाके हर पूरी जो केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे आगे जाके, तो उस हर जगह पे ये कहीं ना कहीं इसके जो कंसेप्ट है वो अप्लाइड होते हैं। तो मोल कंसेप्ट है ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक चैप्टर है जो अपन को आना चाहिए। और दूसरी मैं बात बताऊं आपको कि मोल कंसेप्ट है, ये मोल कंसेप्ट पे एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अपन को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आते हैं इससे, बट इस पे अपन अगर ये अपना अच्छा हो गया तो इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। मतलब अगर ठीक है तो कुछ क्वेश्चन कर लो, पर ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। करेक्ट। सेकंड चैप्टर आता है वो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये आगे जाके जब अपन फिजिक्स की अगर बात की जाए तो जो फिजिक्स है उस फिजिक्स से भी रिलेटेड है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी अपन को पता होना चाहिए। और इसके जो फॉर्मूले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर मोल कंसेप्ट हुआ, तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले अपन को पता होना चाहिए। तो अब लास्ट टाइम में आप क्या कर रहे हो कि कोई भी जो चैप्टर पढ़ रहे हो फटाफट, तो उसके जो एक कॉपी ले लो, एक पेज ले लो या कोई कॉपी ले लो डायरी वगैरह, तो उसमें साथ के साथ में फॉर्मूले लिखते चलो। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये एनालाइज किया गया है कि लास्ट जितने भी सालों के जो पेपर देखे हैं उनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, रेयर केस के अंदर आते हैं, बट डायरेक्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो फॉर्मूला हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो हमें फॉर्मूला है वो एक डायरी वगैरह में लिखते हुए चलना है साथ में। जैसे मोल कंसेप्ट आपने देखा तो उसके जो जितने भी फॉर्मूले हैं वो तुरंत आपने लिख लिए। सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की फॉर्मूले वगैरह देख लिए अपन ने। थर्ड अगर बात की जाएगी थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, कुछ बच्चे नाम सुन के डर जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम का, बट ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत टफ चैप्टर है। टफ नहीं है, जैसे जैसे अपन पढ़ते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम के अंदर भी आयोनिक इक्विलिब्रियम जो और केमिकल इक्विलिब्रियम, बफर, पीएच, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। मान सकता हूँ कि जो इक्विलिब्रियम के अंदर जो मान लो 4 क्वेश्चन आए, तो 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट। तो 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पीएच वगैरह के, और इनके भी जो फॉर्मूले हैं वो अपन को पता होना चाहिए और फॉर्मूले को साथ में लिखते चलिएगा। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स की अगर जब भी बात की जाए तो थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं, मतलब जो फॉर्मूले हैं वो इम्पोर्टेंट है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आगे इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के अंदर जो कौन कौन से जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है
और वो उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते, करेक्ट। ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये चैप्टर है आपके। और एक आता है स्टेट ऑफ जो गैसियस स्टेट। ये जो गैसियस स्टेट है, पहले एक 12th के अंदर एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट। वो सॉलिड स्टेट की अगर बात की जाए, वो आज मतलब एक स्टेट ऑफ मैटर में आने ऐड हो गया, तो वो चीज़ अपन को पता होना चाहिए। तो उसके भी जो फॉर्मूले हैं वो अपन को पता होना चाहिए। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो डायरेक्ट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं अपन 12th की केमिस्ट्री। 12th की केमिस्ट्री 11th की केमिस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी इजी है। सबसे पहले इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कौन सा चैप्टर, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट और एक अपन पढ़ेंगे 12th के अंदर एक सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री और जो सॉलिड स्टेट है, इसकी एक बार आप अगर टाइम मिले तो फास्ट एक रिवीजन एक एनसीईआरटी पढ़ लेना। तो एनसीईआरटी के अंदर उसके डायग्राम और उसके एग्जाम्पल और टेबल वगैरह है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, करेक्ट। तो उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट की अगर सेकंड चैप्टर की अगर बात की जाए, तो जो सेकंड चैप्टर हो गया, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। वो एक अपन जब मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड है मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे कि अब और आगे देखेंगे इसी वीडियो के अंदर कि कौन से टॉपिक के अंदर कौन सी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। उसके बाद में ये हो गया सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री भी अपन को पता होना चाहिए और एक बार बुक से देख लेना। डायरेक्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है या सरफेस केमिस्ट्री वगैरह, जिनसे क्वेश्चन सॉलिड स्टेट और जो सरफेस केमिस्ट्री है, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो जिनको बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बट मुझे भी जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और जो इक्विलिब्रियम वगैरह, तब काफ़ी दिक्कत आई थी। तो बट धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, अपन को फॉर्मूला याद है पीएच वगैरह के, बफर वगैरह के, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के और जो थर्मोडायनेमिक्स के, तो क्वेश्चन अपन को आसान लगने लगेंगे। और ये लास्ट टाइम है। इस लास्ट टाइम के अंदर अपन को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, साथ में मॉक टेस्ट देना है आपको। और जितने हो सके जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, लास्ट ईयर के पेपर देखोगे तो उनसे आपको कॉन्फिडेंस होगा, करेक्ट। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यार, कभी भी कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स वगैरह या किसी बायो का भी अगर बात की जाए, तो आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखो तुरंत। पहले जितने भी क्वेश्चन है पहले पूरे क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करने के बाद में फिर लास्ट में देखो वो सॉल्यूशन पे जाओ। अगर डायरेक्ट आप सॉल्यूशन पे जाते हो तो आपका जो माइंड है वो मतलब इतना फास्ट काम नहीं करता। तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि जितने भी क्वेश्चन है, जैसे 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, जितने भी आपने टारगेट बनाया है कि इतने क्वेश्चन करने हैं, तो वो क्वेश्चन पहले करो और फिर ये करो। तो लास्ट टाइम में मैंने क्या बताया कि लास्ट टाइम में आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या करना है। लास्ट टाइम के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मतलब ये जितने भी जो चैप्टर मैंने बताया आपको, इन सभी के फॉर्मूले आप एक कॉपी में लिख लो, और वो फॉर्मूले आपको फटाफट देखना है और प्रीवियस ईयर के सेट लेना है आपको, है ना, और उनसे प्रैक्टिस करनी है साथ में, करेक्ट। और ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं है आपको, करेक्ट। उसके बाद में अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन से जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, और जो कौन से जो चैप्टर, और एक केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी एक बढ़िया चैप्टर है जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, करेक्ट। अब बात करते हैं अपन कि कौन से चैप्टर है वो अपन को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी उनको। एक है मोल कंसेप्ट, एक है स्टाइकोमेट्रिक और एक रिडॉक्स रिएक्शन। ये चैप्टर अपन को नॉर्मली पढ़ने हैं और इनको पता होना चाहिए कि इनके अंदर है क्या चीज़, बट ज़्यादा इनके अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, पीक पॉइंट है। इस पर अगर आप ज़्यादा टाइम खर्च करोगे तो दिक्कत होगी, करेक्ट। इतना टाइम है नहीं अपने पास, करेक्ट, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी आ गया। 17 जुलाई को एग्ज़ाम है इसका, तो आज 5 जुलाई हो गई, तो काफ़ी कम टाइम बचा है इसके लिए, नीट के लिए। तो इतने दिनों में आपको यही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, अब मैं बात करता हूँ, अब मैं मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अच्छे नंबर कैसे लाए। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अच्छे नंबर लाने के लिए आपको जो मैं टॉपिक बताऊंगा, मतलब जिस चैप्टर के अंदर से वही उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और वो चैप्टर तो आपको अभी अभी लास्ट टाइम में पढ़ना ही पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिएगा
कि कौन कौन से जो चैप्टर है उनके अंदर क्या क्या जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मोल कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो मोल कंसेप्ट के अंदर जो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो यूनिटरी रिएजेंट है वो पढ़ना है। सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो मोल कंसेप्ट के जो फॉर्मूला है वो देखना है आपको। और थर्ड अगर बात की जाए तो थर्ड आपको एक एम्पेरिकल फॉर्मूला देखना है। और फोर्थ अगर बात की जाए आपको तो कंसंट्रेशन टर्म है, ये देखनी है आपको मोल कंसेप्ट के अंदर। अब बात करते हैं अपन जो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बात की जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आपको बोर्ड्स कंसेप्ट ऑफ एटम देखना है आपको, बोर्ड्स वाला। सेकंड आपको जो अनसर्टेनिटी हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखना है। और थर्ड आपको क्वांटम नंबर देखना है। और एक देखना है आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखनी है आपको। और एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, जो लैम्बडा निकालना है वो आपको देखना है। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। अब बात करते हैं अपन सॉलिड स्टेट के अंदर। सॉलिड स्टेट के अंदर एक देखना है आपको पैकेजिंग फ्रैक्शन और रैंक, करेक्ट। एक देखना है आपको डेंसिटी फॉर्मूला, करेक्ट। एक देखना है आपको गैस फॉर्मूला, जो गैस फॉर्मूला हो गया। एक है आइडियल गैस इक्वेशन देखनी है। एक वंडर वाल गैस इक्वेशन देखनी है आपको। और एक जो पैकेजिंग फ्रैक्शन और जो यूनिट हो गई, और जो यूनिट सेल और लैटिस वगैरह है ये भी आपको देखना है। तो ये बात की अपन ने कौन से एक स्टेट ऑफ जो सॉलिड स्टेट के अंदर, करेक्ट। अब अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्या इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। सेकंड अगर बात की जाए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो वो इम्पोर्टेंट है एक गिब्स फ्री एनर्जी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड अगर बात की जाए वर्क का फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हेस लॉ है, वो हेस लॉ भी हमें पता होना चाहिए। और एक फिफ्थ अगर बात की जाए तो फिफ्थ है जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का फॉर्मूला है, वो एंट्रोपी का फॉर्मूला भी अपन को पता होना चाहिए। तो ये सारी बात की अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो इक्विलिब्रियम के अंदर एक है पीएच इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। सेकंड अगर बात की जाए तो जो कॉमन आइन इफेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। थर्ड अगर बात की जाए तो जो बफर सॉल्यूशन है वो इम्पोर्टेंट है। फोर्थ अगर बात की जाए प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है आपको। और एक ले कैटेलियर प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि ले कैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है। और जो केपी और जो केसी है, जो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो। सॉल्यूशन के अंदर बात की जाए तो सॉल्यूशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट है कि डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास है वो यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके वो एक इम्पोर्टेंट है। वांट ऑफ फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट है, वो भी अपन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए वांट ऑफ फैक्टर हो गया, जो और एक तरह का ऑस्मोटिक फार्मूला है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी इम्पोर्टेंट है। वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो एक इम्पोर्टेंट है। और जो राउट्स लॉ है, राउट्स लॉ भी एक इम्पोर्टेंट है। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कोई भी किसी भी तरह की जो सॉल्यूशन की, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी टॉपिक इम्पोर्टेंट है किसके अंदर, जो सॉल्यूशन के। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो कोई सेल्स और उसकी रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो सेल्स और रिएक्शन के अंदर जो सबसे जो डेनियल सेल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। कोलराउस लॉ है, कोलराउस लॉ भी आपको पता होना चाहिए, कोलराउस लॉ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होता है। नीरेस्ट इक्वेशन है, ये भी अपन को पता होना चाहिए। और ये सारे के सारे फॉर्मूले बेस है। तो नीरेस्ट इक्वेशन हो गई, कोलराउस लॉ हो गया, और एक तरह का फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, और फ्री एनर्जी हो गई, जो कंडक्टिविटी हो गई, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गई, ये अपन को पता होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लास्ट में जो यूनिट और जो की अगर बात की जाए, यूनिट और बैटरी, जो सेल्स और बैटरी की अगर बात की जाए तो वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो वो पोर्शन आप ज़रूर पढ़ लेना, और उनसे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है।
तो वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आपके, करेक्ट। तो ये बात की अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, फर्स्ट लॉ हो गया, है कि नहीं, हाफ लाइफ हो गई, है कि नहीं, और एक्टिविटी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी इंपॉर्टेंट है। एरेनियस इक्वेशन है, एरेनियस इक्वेशन भी पूछ लिया जाता है, एरेनियस इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ हो गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, और यूनिट के बेसिस पे जो फाइंड करते हैं अपन ऑर्डर, मतलब कांस्टेंट जो के है वो फाइंड करते हैं, करेक्ट। और डिफरेंट बिटवीन जो मोलरिटी और जो ऑर्डर है ये भी अपन को पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है, तो इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये पूरे की पूरे जो चैप्टर है जितने भी है, मतलब कौन से चैप्टर के अंदर जो कौन सा जो टॉपिक है अपन को पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, और कितने चैप्टर है, कौन से चैप्टर पे अपन ज़्यादा फोकस करें जिनसे अपन ज़्यादा जो अच्छे नंबर है वो ला सकते हैं, वो सारी बात करी मैंने।